गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी में एक जगह पर रामाधीर सिंह का एक डायलॉग है। छोटा आदमी गुंडाई करना चाहता करने दो, मजा लेना चाहता मजा लेने दो। ये डायलॉग वैसे तो सरदार खान और रामाधीर सिंह की लड़ाई के विषय में था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में भी ऐसे एक्टर्स की कमी नहीं है। भारत भी चारों तरफ से ऐसे ही कुछ एक्टर्स से घिरा हुआ है जो जब तब गुंडाई करने का प्रयास करते हैं। सबसे ताज़ा मामला है नेपाल के रैपर प्रधानमंत्री बालेन शाह का। बालेन शाह ने वही प्लेबुक अपनाई है जो आज से लगभग 1.5 साल पहले बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उससे पहले मालदीव के मोहम्मद मुइज़ू और उससे भी पहले श्रीलंका के राजपक्षे परिवार ने अपनाई थी। पहले ये जानते हैं कि बालेन शाह ने क्या किया और फिर मैं आपको इस बात का जवाब दूंगा कि हर दूसरे साल में भारत का एक न एक पड़ोसी आखिर एंटी इंडिया क्यों हो जाता है। तो पहले बात बालेन शाह की। बालेन शाह ने प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत से नेपाल जाने वाले सामान पर कस्टम्स वसूलना शुरू कर दिया है। बेसिकली 100 रुपये से ऊपर का जितना भी सामान कोई भारत से नेपाल लेकर जाएगा उस पर कस्टम की वसूली होगी। ये नियम तो पहले ही था, लेकिन बालेन शाह की सरकार ने इसे इन्फोर्स कर दिया है और अब नेपाल की बॉर्डर पुलिस लोगों के बैग खोल खोल कर चेक कर रही है, सामान जब्त कर रही है और उन्हें बेसिकली हरास भी कर रही है। कई जगह पर इसके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं और इसके मायने ये हैं कि बालेन शाह अपनी जनता को एक तो भारत विजिट करने नहीं देना चाहता और दूसरा भारत में उसे खरीदारी नहीं करने देना चाहते, ताकि उनकी अपनी इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज हो। बेसिकली वो इंडिया के बॉर्डर टाउन्स की इकोनॉमी को डेंट करना चाहते हैं। उन्होंने इंडियन व्हीकल्स को लेकर भी नेपाल में रूल्स टाइट कर दिए हैं और उनके मूवमेंट को मोर और लेस रिस्ट्रिक्ट ही कर दिया है। ये वही बालेन शाह हैं जिन्होंने कुछ साल पहले काठमांडू का मेयर रहते हुए ग्रेटर नेपाल का मैप अपने ऑफिस में लगाया था और उसमें इंडिया के कुछ हिस्से शामिल किए थे। इसके अलावा बालेन शाह अभी भारत यात्रा पर नहीं आए हैं, जो कि नेपाल में परंपरा रही है। तो आपको पहले सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि बालेन शाह ने क्या किया है। अब इसी से दूसरा सवाल उठता है कि हर दूसरे तीसरे साल हमारा कोई पड़ोसी आखिर एंटी इंडिया क्यों हो जाता है। इससे भी बड़ा सवाल उठता है कि ये सब तब होता है जब इन देशों को भारत अरबों डॉलर की मदद देता है, किसी को बिजली तो किसी को डीजल पेट्रोल की सप्लाई देता है। कोई देश तो पूरा ही फाइनेंशियली भारत पर निर्भर करते हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जीवित बचाता है, लेकिन तब भी हर बार कोई मुइज़ू इंडिया आउट कैंपेन चलाता है तो कहीं कोई मोहम्मद यूनुस भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगता है। क्यों भारत को इतनी भलाई के बाद भी हर बार कटघरे में खड़ा किया जाता है, उसे चीन का डर दिखाया जाता है? क्यों इन देशों को याद नहीं रहता कि कुछ समय पहले ही भारत कैसे उनके लिए खड़ा हुआ था? आपको इसका जवाब देता हूँ और फिर बताता हूँ कि ये धोखा कब से चल रहा है। आपने मैक्सिको के बारे में सुना होगा। यूएसए का पड़ोसी देश। नॉर्थ अमेरिका में कनाडा के अलावा यूएसए का अकेला पड़ोसी भी मैक्सिको ही है। मैक्सिको की यूएस पर डिपेंडेंस के चलते एक टर्म का इजाद हुआ। ये टर्म है मैक्सिको सिंड्रोम। बेसिकली मैक्सिको जब अपने घर में कोई समस्या नहीं सुलझा पाता तो उसका ब्लेम अमेरिका पर डालता है, फिर चाहे करप्शन की समस्या हो या अवैध प्रवासियों की। हर बार मैक्सिको में किसी न किसी तरीके से अमेरिका को दोषी ठहरा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका कभी मैक्सिको में दखल नहीं देता या वो दूध का धुला है, लेकिन हर बार अमेरिका को ही दोषी ठहराना ही मैक्सिको सिंड्रोम को जन्म देता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैक्सिको समस्याओं के चलते ही अमेरिका को ब्लेम करता है, बल्कि कभी कभार उसके नेता इसलिए भी एंटी अमेरिका पोस्चरिंग करते हैं कि वो अमेरिका से फ्री दिखें, ये ना लगे कि वो अमेरिका पर निर्भर है। और ये टूल तब ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब किसी नेता को मैक्सिको के भीतर अपनी ज़मीन तैयार करनी होती है। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल है मैक्सिको के नेता AMLO ने लगातार वैसे ही बयान दिए हैं जैसे आप कभी कभार बांग्लादेश वगैरह के नेताओं से सुनते हैं। जैसे AMLO के बयान है कि अमेरिका हमारा बड़ा भाई बनना बंद करे या घुसपैठियों की समस्या हमारी वजह से नहीं है। ये बड़े भाई वाली बात कहीं नेपाल तो कहीं बांग्लादेश के अलग अलग कोनों से सुनाई दे ही जाती है। यानी सिर्फ मैक्सिको में ही मैक्सिको सिंड्रोम नहीं है, बल्कि ये हमारे पड़ोसियों में भी है। अब आप चाहें तो मैक्सिको सिंड्रोम के पैरेलल्स भी खींच सकते हैं, चाहे मालदीव हो या बांग्लादेश या फिर नेपाल। हर देश में नए उभरने वाले नेताओं ने वहाँ की सरकार को गद्दार और भारत की कठपुतली घोषित किया और भारत को किसी कॉलोनियल पावर की तरह प्रोजेक्ट किया और इस कथित राष्ट्रवाद के सहारे उन्होंने वोट भी बटोरे। मालदीव के मुइज़ू हों या बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस और जमात इस्लामी के कट्टरपंथी, सबकी प्लेबुक यही रही है। जिस तरह खराब इकोनॉमी और ड्रग्स की समस्या के लिए मैक्सिको में अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसी तरह से इन देशों ने कई समस्याओं के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया।
जैसे मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी क्वेश्चन की गई तो बांग्लादेश में भारत से बिजली खरीदने को निशाना बनाया गया। दिखाया गया कि अभी जो सरकार है वो कॉम्प्रोमाइज है। इन नेताओं ने खुद को एक मसीहा के तौर पर भी पेश किया कि हम भारत से आपको मुक्ति दिलाएंगे। हालांकि सत्ता में आने के बाद सबको सच्चाई पता लग गई और सब एक एक करके नई दिल्ली की यात्रा करने पर मजबूर हो गए। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बताऊं तो बेसिकली ये देश हमेशा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार रहते हैं। क्योंकि भारत इस इलाके का सबसे बड़ा देश है, उसकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है और यहाँ तक कि इन देशों की सांस्कृतिक विरासत की जड़ें भी भारत में ही आकर जुड़ती हैं। इसलिए ये हमेशा भारत की छाया में ही रहते हैं। दुनिया इन्हें अलग करके नहीं देखना चाहती, लेकिन ये अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उत्सुक रहते हैं। ये भारत से युद्ध तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ये शो जरूर करते हैं कि हम पर किसी का जोर नहीं चलता, हमारी पॉलिसी कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। विदेशी मंचों पर ये देश दिखाते हैं कि हम छोटे जरूर हैं, लेकिन हम डिपेंडेंट नहीं हैं, हम सॉवरेन हैं और हम भारत से एकदम अलग हैं, हमें भारत से जोड़कर न देखा जाए। जबकि सच्चाई ये है कि भारत न इन देशों की संप्रभुता को कोई नुकसान पहुंचाता है और न ही उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की सोचता है। उसका हमेशा लक्ष्य होता है कि उसके हित इन देशों में न प्रभावित हों। जैसे श्रीलंका में चीन के जंगी जहाज न आएँ, बांग्लादेश में पाकिस्तानी ISI के लोग न घुसें और मालदीव में चीन के अपने सैन्य अड्डे बनाने का ट्राई न करे। अब आपको ये जवाब मिल गया होगा कि आखिर ये देश ऐसा क्यों करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आज ही ऐसा होता है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता उखड़ते ही पाकिस्तान अपनी एक्टिविटी बढ़ाता है और मोहम्मद यूनुस लगातार एंटी इंडिया बयान देता है, या फिर अब ही मोहम्मद मोइजू इंडिया आउट कैंपेन चलाता है। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि आज ये देश एंटी इंडिया और प्रो इंडिया स्टांस कुछ ही दिनों में अपनाते हैं। आपको शायद ये कोई 21वीं शताब्दी की बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी पोस्चरिंग का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसके लिए मैं आपको 50 साल पहले का एक उदाहरण देता हूँ। ये कहानी है हमारे दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका की। श्रीलंका को पहले सीलोन कहा जाता था और उसे 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, लेकिन 1972 तक वो लगातार ब्रिटेन का डोमिनियन बना रहा। बेसिकली श्रीलंका का प्रधानमंत्री तो होता था, लेकिन उसका मुखिया ब्रिटेन का राजा ही होता था। श्रीलंका की आर्मी भी इसी दौरान कोई खास मजबूत नहीं थी और न ही उसकी कोई संवैधानिक संस्थाएं उतनी मजबूत हो पाई थी। बेसिकली सरकार तो थी, लेकिन उसका इकबाल नहीं था। ऐसे में उसकी सरकार को उखाड़ना कोई खास बड़ा काम नहीं था। 1960 के दशक की शुरुआत में दुनिया भर में एक एक करके अलग अलग कम्युनिस्ट क्रांतियां हो रही थी। एक एक करके देश की सरकारें गिराई जा रही थी और कम्युनिस्ट सरकारें स्थापित हो रही थी। इसी कड़ी में श्रीलंका के भी कुछ भटके हुए युवाओं ने यहाँ भी कम्युनिस्ट क्रांति करने की सोची और इसी के बाद 1964 में श्रीलंका में एक पार्टी का गठन हुआ। इसका नाम रखा जाता है जनता विमुक्ति पेरुमना यानी JVP। इसका मुखिया था रोहना विजयवीरा। रोहना विजयवीरा प्योर कॉमरेड था और सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता था। जैसे कि नक्सलबाड़ी में उपजे कम्युनिस्टों ने धीमे धीमे हिंसा शुरू कर दी थी, वैसे ही JVP ने श्रीलंका में सरकार उखाड़ने की तैयारी चालू कर दी थी। हिंसा भी होने लगी थी। श्रीलंका इस बीच राजनीतिक बदलावों से गुजर रहा था। 1970 के श्रीलंका में सिरिमावो भंडारनाइके प्रधानमंत्री बन गई थी। अप्रैल 1971 में JVP ने उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने और कम्युनिस्ट राज स्थापित करने के लिए विद्रोह करना शुरू कर दिया। इनका मिशन था कि सरकार के प्रमुख संस्थानों पर कब्जा किया जाए और भंडारनाइके की सरकार को बंधक बना लिया जाए। उन्होंने इसके लिए एयरपोर्ट को काटने और राजधानी को भी कब्जाने का प्रयास किया था। JVP के लड़ाकों ने 70 पुलिस थानों पर एक साथ हमला किया और कई जगहों पर तो अपना लाल झंडा भी फहरा दिया। सरकार संकट में देख भंडारनाइके ने भारत से सहायता मांगी और सहायता जल्द पहुंची भी। भारत ने सबसे पहले तो श्रीलंका के आसपास नेवल ब्लॉकेट लगा दिया, जिससे कि बाहर की मदद श्रीलंका की कम्युनिस्ट लड़ाकों को ना आ पाए। इसके साथ ही भारत ने एक फौजी टुकड़ी भी श्रीलंका भेजी। JVP तो ये तक दावा करती है कि भारत ने मिग लड़ाकू विमान भी श्रीलंका भेजे थे। इस विषय में हालांकि कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। कुछ दिनों तक भारत की फौजें श्रीलंका में रुके और इससे भंडारनाइके की सरकार बची। अब आपके मन में आएगा कि भंडारनाइके इसके बाद तो उम्र भर भारत समर्थक रही होंगी और ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिससे भारत को नुकसान हो। लेकिन जरा ठहरिए, आज आपको जैसा मोहम्मद मोइजू और मोहम्मद यूनुस के देशों में दिखता है, इससे भी ज़्यादा गंभीर भारत विरोधी कदम तब भंडारनाइके ने उठाया था। 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में अत्याचार शुरू कर दिए। साफ हो गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होकर रहेगा। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान के विमानों को अपनी हवाई सीमा देने से इनकार कर दिया। फिर हुआ ये
कि पाकिस्तान के विमान भारत की सीमाओं का चक्कर लगाकर श्रीलंका के आसमान से ईस्ट पाकिस्तान को जाने लगे, लेकिन इतनी दूरी के लिए तो विमान बिना रिफ्यूलिंग के उड़ नहीं सकते थे। ऐसे में श्रीलंका ने अपनी ज़मीन पाकिस्तान को दी और लगातार यहाँ से पाकिस्तान के विमान तेल भरते रहे और ईस्ट पाकिस्तान में पहुँचते रहे। ये भी दावा किया गया कि ये तो पाकिस्तान के सिविलियन विमान हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि इसमें भी भर भर के पाकिस्तानी फौजी ईस्ट पाकिस्तान जा रहे थे। यानी जिस समय भारत भंडार नायके की सरकार बचा रहा था, उसी के कुछ महीने बाद भंडार नायके ही पाकिस्तान की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से युद्ध में मदद कर रही थी। मैंने आपको आज से 55 साल पुराना एक उदाहरण दिया, जब भारत की मदद के महीनों के भीतर ही श्रीलंका ने रुख बदल दिया। लेकिन श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया, इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। वही मैक्सिको सिंड्रोम। पाकिस्तान की रिफ्यूलिंग एक्सेस देकर श्रीलंका ये साबित करना चाहता था कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करता। बेसिकली भंडार नायके ये दिखाना चाहती थी कि भारत ने उनकी भले ही मदद की, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सारे फैसले भारत के पक्ष में लें। श्रीलंका के इस क्राइसिस के कुछ वर्षों के बाद ही 1988 में मालदीव में भी ऐसी स्थिति आई, जहां मालदीव के राष्ट्रपति को भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाकर बचाया। लेकिन कुछ दशकों में ही मालदीव ने भी वही गेम खेलना शुरू कर दिया जो बाकी खेल रहे थे। इन देशों का एंटी इंडिया स्टांस लेने का एक और कारण है, वो है इकोनॉमिक। मैंने आपको ऊपर जो कारण बताए उनमें लोकल पॉलिटिक्स, आइडेंटिटी क्राइसिस और मैक्सिको सिंड्रोम जैसे मुद्दे थे। लेकिन इसमें आज के समय इकोनॉमी भी बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे? आप दो उदाहरणों से समझिए। पहला उदाहरण नेपाल का पोखरा एयरपोर्ट। दावा किया जाता है कि नेपाल पोखरा का ये एयरपोर्ट बनाने के लिए भारत से पैसा चाहता था, लेकिन भारत ने इस प्रोजेक्ट की सफलता पर शंका जताते हुए ऐसा करने से मना कर दिया। नेपाल तुरंत इसके बाद चीन की तरफ मुड़ गया और ये एयरपोर्ट चीन के बैंकों के लोन के सहारे चीन की कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने बना भी दिया। इसका उद्घाटन भी 2023 में हो गया, लेकिन भारत ने इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स भेजने से मना कर दिया और पूरा प्रोजेक्ट एक सफ़ेद हाथी में बदल गया। भारत नेपाल में चीन के पैसे से बने प्रोजेक्ट्स को शक की निगाह से देखता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में करप्शन के भी चार्जेस लगे। काफ़ी बड़ी आशंका है कि ये एयरपोर्ट बड़े घाटे में जाएगा और नेपाल इसके लिए लिया गया लोन नहीं चुका पाएगा, जिसके बाद एयरपोर्ट पर चीन का कब्जा हो जाएगा। ऐसा ही कुछ दूसरा उदाहरण श्रीलंका के हम्बनटोटा प्रोजेक्ट का है, जहां भारत ने फाइनेंसिंग नहीं की, लेकिन चीन ने तुरंत पैसा बढ़ाया और बाद में ये प्रोजेक्ट एक डेब्ट ट्रैप में चला गया। यानी भारत अगर इन देशों की अतार्किक डिमांड्स को भी ना माने तो भी कोई नेता अपने पर्सनल फायदे के लिए इन देशों की विदेश नीति को चीन की तरफ मोड़ सकता है। अब आखिरी सवाल, आखिर जब ये सब देश भारत पर इतना निर्भर होकर भी आंख दिखाते हैं और लगातार भारत विरोधी कदम उठाते हैं, तो भारत इनका कभी जवाब क्यों नहीं देता? क्यों आखिर सारा मामला निंदा तक ही लटका दिया जाता है? इसका जवाब है हमारी डिप्लोमेसी ताकत। आपने पाकिस्तानी कॉमेडी शो लूज टॉक की एक क्लिप देखी होगी, जिसमें मोइन अख्तर अनवर मकसूद से कहते हैं, अबे साले, जब जाहिर एक आदमी जब शेर कह रहा है तो शायरी होगा, तभी से माफ करना, तभी से बात में इधर-उधर निकल जाता। इन देशों का हाल भी यही है। जो श्रीलंका वर्षों तक चीन के प्रोजेक्ट्स को तूफानी गति से बनाता है, वही श्रीलंका 2022 में क्राइसिस में भारत की 4 बिलियन की मदद से बचाया जाता है। जो मोहम्मद मुइज़ू इंडिया आउट का झंडा लेकर मालदीव की सड़कों पर निकलते हैं, वही अक्टूबर 2024 में भारत आकर $400 मिलियन की सहायता लेकर जाते हैं। जो बांग्लादेश भारत से समझौते तोड़ने की बातें करता है और पाकिस्तान के जनरलों को दस्तरख्वान पर बिठाता है, उसी के प्रधानमंत्री तारिक रहमान कुछ महीनों बाद भारत की सत्ताधारी पार्टी से डायलॉग की बात करते हैं। और सबसे अंत में जो कम्युनिस्ट एंटी इंडिया नैरेटिव लेकर ही नेपाल में सत्ता पाते हैं, उसके प्रधानमंत्री प्रचंडा भारत आकर कट्टर हिंदू हो जाते हैं। हम रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम कुछ दिन इंतजार करते हैं। हम क्राइसिस का जवाब क्राइसिस से नहीं, बल्कि क्राइसिस के मैनेजमेंट से देते हैं। भारत को भी पता होता है कि आज अतार्किक बातें करने वाले ये नेता कल को भारत आएंगे। भारत के पास शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल वो जिम्मेदारी से करता है। आज नेपाल में बालेन शाह वही कर रहे हैं जो इससे पहले कई नेता कर चुके हैं, तो उनका भी भविष्य वही होगा जो कि बाकियों का हुआ है। आप देखते रहिए ऑफ इंडिया।